आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि हम सब भली भांति जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम सिर्फ आडा और एचएएल का प्रोग्राम नहीं रहा है, बल्कि अब इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है, इसको बढ़ाने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में आपको याद होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टॉप ऑफिशियल्स ने एरो इंडिया में इंगित किया था कि कई जो कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर, उनसे बातचीत चल रही है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू कर दिया है, जहां पर इंडियन प्राइवेट फर्म्स को इनवाइट किया जा रहा है कि वो जॉइंट वेंचर पार्टनर के तौर पर प्रोग्राम में कोलैबोरेट करें। इसकी शुरुआत 2025 में ही हो गई थी, या 25 की शुरुआत में ही हो गई थी। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर के पास जो एक्सपर्टीज़ है, जो कैपेसिटी है, उनको यूटिलाइज किया जाए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की असेंबलीज के लिए, ताकि जो आत्मनिर्भरता है उसको हम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सके और जो हमारा गोल है बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट के निर्माण का, वो भी पूरा किया जा सके। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें जो चीज़ें हैं वो नई देखने को मिलेंगी, जहाँ पर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको रीशेप किया जाएगा और जो मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप है, इसमें हमें एक रेवोल्यूशन आता दिखाई पड़ेगा। जो प्रपोज जॉइंट वेंचर होने वाला है, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4 इंडियन प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करेगी या इसमें पार्टनरशिप करेगी। और अगर हम इक्विटी स्टेक्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास इसके 50% शेयर्स होंगे, जबकि प्रत्येक 4 जो पार्टनर्स हैं इनके पास 12.5% के जो शेयर है ये होने वाले हैं। यहाँ पर उनको जिम्मेदारी का निर्वहन काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं मजबूती के साथ करना होगा और समय पर जो कार्य है उनको पूरा करना होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ फाइटर है, जिसके लिए हमें एक्सपर्टीज की जरूरत निसंदेह पड़ेगी। और कई प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपनी जो मदद है वो ऑफर भी करी है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो अभी क्लियर निकल कर आई है सामने, वो ये है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक प्रोडक्शन लाइन को पूरी तरीके से एमका के प्रोडक्शन लाइन के तौर पर यूटिलाइज करने का प्रयास कर रही है। और आने वाले भविष्य में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि अगर हम इन पार्टनर्स की बात करें जो एमका प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनको जो प्रत्येक पार्टनर है एक स्पेसिफिक वर्क पैकेज इनके लिए असाइन किया जाएगा, जहाँ पर वो कार्य इनको दिए गए समय के अंतर्गत पूरा करना पड़ेगा। वर्क पैकेज 1 की बात करें तो वर्क पैकेज 1 में जो पहला काम होगा वो होगा जो एयरक्राफ्ट का फ्रंट फ्यूजलाज है और लैंडिंग गियर असेंबली है, इसको सप्लाई करना, और ये फुल इक्विप्ड होने चाहिए। इसके अलावा वर्क पैकेज 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो कंपनियां होंगी उनको फुली इक्विप्ड सेंटर फ्यूजलाज, एयर इनटेक और एयरलोन असेंबली जो है ये सप्लाई करनी होगी। वर्क पैकेज 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो कंपनीज होंगी इनको फुली इक्विप्ड रियर फ्यूजलाज, हॉरिजॉन्टल टेल, फ्लैपरॉन और फ्लैप असेंबलीज सप्लाई करनी होंगी, जो कि एमका के निर्माण में काम आएगी। वही वर्क पैकेज 4 की बात करें तो इनको फुली इक्विप्ड जो विंग है और वर्टिकल टेल असेंबली है ये सप्लाई करने का कार्य दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है उसके निर्माण में हमें तेजी देखने को मिलेगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि एमका मार्क 2 के प्रोडक्शन से पहले ही ये जो हर्डल्स हैं इनको दूर कर लिया जाएगा और जो 4 कंपनियां हैं इनको सेलेक्ट करके उनके लिए एक स्पेसिफिक रोल है वो असाइन किया जाएगा, ताकि एमका मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कम से कम समय में हो सके। भारत का प्रयास यही रहेगा कि जो विजन 2047 है उसको पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन रेट है उसको हाई किया जाए। और आपको हम बता दें कि इसके लिए बेंगलोर प्रोडक्शन लाइन और नासिक प्रोडक्शन लाइन के ऊपर काफ़ी जोर होने वाला है। और संभावनाएं तो ये भी इंगित करती हैं कि प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन के साथ साथ हमें एडिशनल जो दूसरी प्रोडक्शन लाइन्स हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के है। गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर हम सब जानते हैं कि इस समय ये कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जो एमका मार्क 2 का इंजन है इसके निर्माण की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर आने वाली है। लेकिन इसी बीच इंडियन एयरफोर्स और गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कुछ बातचीत हुई है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को ये टास्क दिया है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन है उसके डेवलपमेंट पर ध्यान दे, जो कि हमारी एम्बिशियस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की नीड्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होने वाली है इंजन को लेकर के, वो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स ने जीटीआरई से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि तकरीबन 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जो सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी है वो एयरक्राफ्ट को अवश्य मिलनी चाहिए इंजन्स के थ्रू, और इसके लिए जो ज़रूरी मेजर्स हैं आपको उठाने चाहिए।
यानी कि अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर मैक 1.3 की स्पीड पर उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए और इसमें कम से कम हमें 72 से 75 किलोमीटर का जो ड्राई थ्रस्ट है वो लगेगा, तब जाकर ये रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली है। हालांकि जो इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको फिफ्थ जनरेशन फाइटर के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर देखा गया है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि एमका से हट के और कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जिसमें सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है और कैसे जीटीआरई इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगी। देखिए, जीटीआरई बेसिकली अभी फॉरेन जो कह सकते हैं कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने वाली है, जहां पर एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित किया जाएगा जो कि 110 किलोटन का वेट थ्रस्ट और तकरीबन 75 किलोटन का थ्रस्ट विदाउट आफ्टर बर्नर जनरेट करने में सक्षम होगा। और ऐसे में एमका की जो नीड है वो पूरी की जा सकती है। अगर हम दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो अगर हम लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर की बात करते हैं तो F-22 रैप्टर जो इस समय यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया है और सर्विस में है, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड रखता है सुपर क्रूज में, क्योंकि ये बिना आफ्टर बर्नर्स का यूज़ किए मैक 1.5 यानी तकरीबन 1850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त कर सकता है। वहीं इसको पावर करने के लिए 2 प्रैट एंड विटनी F119 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 156 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होते हैं। वहीं अगर हम इनके ड्राई थ्रस्ट की बात करें तो वो 116 किलोटन के आसपास होता है। और यहाँ पर रैप्टर अपनी जो डिज़ाइन स्टेल्थ सुपीरियरिटी है इसको लेकर आगे बढ़ता है और सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी भी इसमें देखने को मिलती है। इसके उलट F-35 लाइटनिंग 2 सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी वर्सटैलिटी को मजबूत रखने के लिए जाना जाता है, जहां पर इसमें यूज़ किए जाने वाले जो F-135 इंजन है जो कि 191 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और 125 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं, ये निसंदेह कैपेबल हैं। लेकिन F-35 में हमें सुपर क्रूज जो कैपेबिलिटी है वो देखने को नहीं मिलती है। माना जाता है कि इसको सुपरसोनिक स्पीड के लिए कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि इसमें इस बात का डर होता है कि जो स्टेल्थ कोटिंग है वो उखड़ सकती है, जिसके चलते पहले भी जो अल्टीमेटम्स है वो आ चुके हैं। इसके बाद चाइना के J-20 में भी अभी ये कैपेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अभी वो अपना जो मौजूदा इंजन है उसके साथ सुपर क्रूज करने में सक्षम नहीं है। लेकिन आने वाले भविष्य में ये माना जा रहा है कि जो उनका WS-15 इंजन है, 10 इंजन है, इनके चलते जो टेस्टिंग चल रही है उसमें जो लिमिटेड सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है वो बेसिकली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन WS-15 इंजन को लेकर जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सुखोई 57 की बात करें तो उसमें जो सुपर क्रूज है वो हमें आंतरिक जो तौर पर है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले भविष्य में इनका जो स्टेडिया 30 इंजन है जो कि 171 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा, वो इनको निसंदेह एक ऐसी कैपेबिलिटी दे देगा जिसके चलते ये मैक 1.5 की स्पीड पर सुपर क्रूज करने में सक्षम होंगे। तो भारत का प्लान काफ़ी एम्बिशियस है, लेकिन अभी यहाँ पर जीटीआरई को एक लंबा रास्ता इसके लिए तय करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।